नमस्ते बच्चों, कक्षा 5वीं के विषय परिसर अध्ययन भाग 1 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 1 का तीसरा पाठ पृथ्वी और सजीव सृष्टि इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले सत्र में हमने इस पाठ का भाग पहला देखा था। ठीक है, आज हम भाग दूसरा देखेंगे। चलिए शुरू करें। जमीन पर प्रवाहित होने वाला पानी। पृथ्वी की सतह पर जमीन के ऊपर बहने वाले पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी नमकीन नहीं बल्कि स्वाद रहित होता है। इन प्रवाहों के नाम नाला, सोता, झरना तथा नदी है। इन जलरूपों में सबसे छोटा नाला होता है और सबसे बड़ा जलरूप नदी होता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जमीन पर प्रवाहित होने वाले पानी। प्रवाहित होना मतलब बहना, जमीन पर बहने वाले पानी के बारे में। तो जमीन पर पृथ्वी की सतह पर कुछ ऐसे छोटे बड़े प्रवाह होते हैं जिनका पानी खारा नहीं होता, जिनका पानी नमकीन नहीं होता, वो स्वाद रहित होता है। और इस प्रकार बहने वाले प्रवाहों को हम नाला, सोता या नदी कहते हैं। अब बहने वाले पानी के स्रोतों में सबसे छोटा नाला होता है, नाले का पानी बहता है, और सबसे बड़ा जल रूप नदी होता है। बड़ी बड़ी नदियां, उनके अंदर का पानी बहता है। नालों और सोतों के आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती है। किनके आपस में मिलने पर? नाले और सोतों के, मतलब बहने वाले पानी के जो छोटे जल रूप है उनके आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती है। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहां पर प्राकृतिक जल प्रपात तैयार होते हैं। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर नदियां ऊंचाई से बहती हुई आती है और फिर नीचे वाले भाग पर गिरती है। तो जब नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वहां पर प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होते हैं। नदियां अंत में जाकर सागर में मिलती है। तो सारी नदियां जो पहाड़ों से निकलती है, समतल जमीन पर बहती है, ढलान पर आगे बढ़ती जाती है और अंत में जाकर वह सागर में मिल जाती है। सरोवर। अब धरती की सतह पर, जमीन पर उपलब्ध पानी के स्रोतों में से एक स्रोत है सरोवर, जिसे हम लोग झील भी कहते हैं। जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए बड़े जल भंडार को सरोवर या झील कहते हैं। छोटे जलाशय को पोखर या ताल कहते हैं। अब आपको पता है जमीन हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। तो जहां पर जमीन ज्यादा गहरी होती है ऐसे भागों में पानी प्राकृतिक रूप से जमा हो जाता है। जैसे आप लोग अभी बारिश के मौसम में देख रहे हैं कि सड़क पर या आपके आजू बाजू वाले हिस्सों में जहां पर जमीन नीचे है वहां पर पानी जमा हो जाता है। जहां पर गड्ढा है, ठीक है, गड्ढे में क्या हो जाता है? पानी जमा हो जाता है। तो ऐसे जमीन के गहराई वाले भागों में प्राकृतिक रूप से जो पानी जमा होता है, बारिश होती है तो उन निचली भागों में, निचले जगहों में पानी जमा हो जाता है। अब वो जमा हुआ पानी वहीं पर रहता है। ऐसे जल भंडारों को सरोवर या फिर झील कहते हैं। छोटे छोटे जलाशय को पोखर या ताल कहते हैं। अब बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया तो उसे झील कहते हैं, और छोटे छोटे जगह पर अगर पानी जमा हो गया तो उसे ताल कहते हैं या पोखर कहते हैं। जैसे आप आरे में गए होंगे
तो वहां पे आरे का तालाब है ना, जहाँ पर बोटिंग होती है, वो छोटा तालाब है, ठीक है, जहाँ पर गणपति विसर्जन के लिए भी जाते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ा है, तो आपने पवई लेक देखी है, पवई में अगर आप गए होंगे तो वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी जमा है, तो उसे हम पवई लेक कहते हैं, पवई झील कहते हैं। इस प्रकार आपने अपने गांव में भी तालाब देखे होंगे, तो छोटी जगह पर अगर पानी जमा हुआ है तो उसे हम ताल कहते हैं या पोखर कहते हैं, और बड़ी जमीन जो गहराई वाली है और वहां पर पानी जमा हुआ है तो उसे हम झील कहते हैं। अगला जल स्रोत है हिम स्वरूपी पानी। हिम का मतलब होता है बर्फ। अब हिम स्वरूपी पानी का अर्थात बर्फ के रूप में पानी, तो ऐसा पानी जो ठंड की वजह से जम गया है उसे कहते हैं हिम स्वरूपी पानी। शीत प्रदेशों में शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिमकणों में रूपांतरण होता है। ऐसे प्रदेशों में हिम वर्षा होती है। जब हम हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है, ऐसी बर्फ की परतों पर परतें संचित होती जाए तो उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर से ये परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है, उनसे हिमनद बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं, उन्हें प्लावी हिम या हिमशिला कहते हैं। तो हिम स्वरूपी पानी क्या होता है? जब ठंड की वजह से ऐसे प्रदेश जहाँ पर ठंड बहुत होती है वहां पर पानी के कण घनीभूत होकर क्या हो जाते हैं? हिम कणों में रूपांतरित हो जाते हैं। चलो इसे कौन पढ़ेगा? सचिन, अनम्यूट करो। सॉरी, सचिन रेडी? हाँ सर। सचिन 2 बार पढ़ो इसे, अच्छे से 2 बार पढ़ना। शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होते हैं, होने पर उनका हिम कणों में रूपांतर होता है। ऐसे प्रदेशों में हिमवर्षा होती है। जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। ऐसी बर्फ की परतें संचित होती है, वो होती जाए तो उनका अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर से यह परतें अत्यंत मन्दगति से नीचे की ओर खिसकती है, उनसे हिमनद बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं, उनका प्लावी हिम या हिम या हिमशिला कहते हैं। हिमालय हिमशिला किसे कहते? ओके, गुड सचिन, म्यूट पर जाओ। तो ये पानी कैसा होता है? जो बर्फ के रूप में जमा हुआ होता है, ठीक है। और फिर जब नीचे वाला पानी जम जाता है और उसके ऊपर और पानी की बूंदें जमा होती है, अर्थात जैसे हमारे देश में यहाँ पर बारिश होती है
वैसे ठंडे प्रदेशों में बर्फ गिरती है, हिम वर्षा होती है, और एक परत के ऊपर दूसरी परत, इस प्रकार एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे बर्फ की परतें चढ़ती जाती है, और अत्यंत में बड़े आकार की हिमशिलाएं बनती है। लेकिन जमीन की ढलान पर अगर ये परतें होंगी तो ये परतें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती जाती है, खिसकती जाती है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े बर्फ से ढके हुए प्रदेशों को, या ऐसे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को, बर्फ की शिलाओं को जो आगे खिसकते हैं, उसे हम हिमनद कहते हैं, बर्फ की नदी कहते हैं, इंग्लिश में जिसे ग्लेशियर कहते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं, जिसे हम हिमशिला कहते हैं। देखो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बर्फ के टुकड़े आगे खिसक रहे हैं, और यहाँ से एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जो है वो टूटकर नीचे गिर गया है। तो ये जो जमा हुआ पानी धीरे धीरे आगे खिसक रहा है, इसे हम हिमनद कहते हैं। और ये जो सफेद सफेद बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, ठीक है, ये प्लावी हिम या हिमशिला कहलाती है। आगे है भूजल। भू अर्थात जमीन, जल अर्थात पानी। भूजल का अर्थ होता है जमीन का पानी या जमीन के नीचे का पानी। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है। तो अब जो भी हमने पानी देखा वो जमीन के ऊपर देखा, लेकिन जमीन के नीचे भी पर्याप्त मात्रा में पानी जमा होता है और उसे भूजल कहते हैं। तो जमीन के नीचे जो पानी जमा होता है उसे हम भूजल कहते हैं। अब वो जल कहाँ से आता है? जो पानी बारिश का बरसता है और जमीन उसे सोख लेती है, वही पानी जमीन के नीचे जाकर जमीन में पानी का स्तर बढ़ाता है, और वही पानी फिर जब हम कुआं खोदते हैं तो कुएं में जमा होता है। या जब यहाँ पर चित्र में देख रहे हो लड़का हैंडपंप मार रहा है, तो जब हैंडपंप हम लोग लगाते हैं, ठीक है, नलकूप लगाते हैं, तो उसी नलकूप में से वो जमीन के नीचे का पानी ऊपर आता है। इस भूजल को कुएं तथा नलकूपों में से ऊपर उलीचकर उपयोग में लाया जाता है। उलीचकर मतलब नीचे से ऊपर पानी को लाया जाता है और फिर उस पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। बहुत से सरोवरों, कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम अर्थात बर्फ, भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप से पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। इसे कहते हैं जलावरण। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए, सभी जगह फैले हुए पानी को, जमीन पर जितना भी पानी है उस सब पानी के स्रोतों को और हिम बर्फ को, भूजल जमीन के नीचे के पानी को तथा वातावरण में स्थित जो जल की वाष्प होती है, इन सभी पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप से, एकत्रित रूप से पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। यहां तक हमने देखा। चलिए एक बार फिर शुरू से पढ़े और कुछ प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। सागर अनम्यूट करो। सागर पढ़ो। सभी बच्चे ध्यान से सुने, फिर इसके बाद जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर देना। पृथ्वी की सतह पर जमीन के ऊपर बहने वाली पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी नमकीन नहीं, बिल्कुल
स्वाद रहित होता है। बल्कि इन स्वाद रहित, प्रवाहों बल्कि बल्कि स्वाद रहित होता है, हम्म, बल्कि स्वाद रहित होता है। प्रवाहों के नल नम नम नाम नल नाम स्रोत सागर देखकर पढ़ो। नाम नाम नाला, सोता, झरना तथा नदी है। इन जलरूपों में से नाला सबसे छोटा और नदी सबसे बड़ा जलरूप है। रुक जाओ, नदी और अब रुक जाओ। अब सागर मुझे बताओ कि सबसे छोटा जल रूप कौन सा है? नाला। वेरी गुड। और सबसे बड़ा जल रूप कौन सा है? सोता और झरना। नहीं, पढ़ो, उत्तर मिलेगा। लास्ट की 2 लाइन पढ़ो। नदी। वेरी गुड, सबसे बड़ा जल रूप नदी है। आगे पढ़ो सागर। नलों और सोते के आपस में मिलने पर अपनदियों और नदियों बनती है। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप में ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहां पर प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होता है। जलप्रपात जलप्रपात तैयार होता है। होते हैं। होते हैं। नदियां अंत में जाकर सागर में मिलती है। गुड सागर। सागर, अब मुझे बताओ कि नदियां अंत में कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है? सागर में। वेरी गुड, शाबाश। म्यूट करो। अबरार, अनम्यूट करो। हासिल कर लिया। रेडी? चलो पढ़ो। हाँ? पढ़ो। सरोवर जमीन के सरोवर झील जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी के प्राकृतिक प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए बड़े जल भंडार को सरोवर झील कहते हैं। छोटे जलाशय को जलाशयित को पोषकर या तालाब कहते हैं। या ताल कहते हैं। गुड। रुक जाओ अबरार, स्क्रीन पर इतना ही है। रुको। अब स्क्रीन पर देखो, प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 1, झील किसे कहते हैं? अब तुमने जो पढ़ा उसमें उत्तर है कि झील किसे कहते हैं। अब वो उत्तर ढूंढो और बताओ। जल भंडार को कैसे है, बड़े की छोटे? बड़े। हाँ, बड़े जल भंडार को
सरोवर या झील कहते हैं, लेकिन तुम पढ़ो, ये कहाँ से उत्तर मिला वो पढ़ो। बड़े जल भंडार को सरोवर झील कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश अब्रा। करण, हाँ सर। दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। पोखर किसे कहते हैं? क्या? पोखर किसे कहते हैं? छोटे जल भराव को। पढ़कर बोलो, पढ़कर। छोटे जलाशय को पोखर या ताल कहते हैं। शाबाश, वेल डन, गुड। माइक म्यूट करो। प्रिंस, अनम्यूट करो। प्रिंस, माइक ऑन करो। रेडी प्रिंस? हाँ सर। चलो पढ़ो। हम स्वरूप पानी शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिमकणों में रूपांतर। हाँ सर। धीरे धीरे देख देख कर पढ़ो। रूपांतर होता है ऐसे प्रदेशों के में हिम वर्षा है। प्रिंस, देख कर पढ़ो। जो तुमको आता है अपने मन से मत बोलो। हिम वर्षा होती है जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों के संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। ऐसी बर्फ की परतों पर परतें सचित होती जाए तो उनका आकार तब बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर से ये परतें मध्यगति से नीचे की ओर खिसकती है। उनके हिमदंड बनते हैं। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। उनके लाविलियम या हिमशिला कहते हैं। प्रश्न पहला, हिमशिला किसे कहते हैं? बताओ उत्तर अभी। हिमशिला किसे कहते हैं? सर, हिमशिला समुद्र को कहते हैं। नहीं, गलत उत्तर है। तुमने पढ़े बिना ही उत्तर दिया है। पढ़ो पहले, तुमने अभी पढ़ा, वहां पर उत्तर है हिमशिला किसे कहते हैं। सर, उनके कलविहिम या वो नहीं है। हिमशिला वो तो सिर्फ लिखा है हिमशिला कहते हैं, उसके पहले उत्तर है हिमशिला किसे कहते हैं। उसके पहले वाली लाइन पढ़ो। समुद्र पर
तैरने वाले बर्फ के टुकड़े या खंड भी होते हैं उन्हें लावीहिम या हिमशिला कहते हैं। हाँ, अब समझ में आया हिमशिला किसे कहते हैं? समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को प्लावीहिम या हिमशिला कहते हैं। सचिन अनम्यूट करो। किया सर। सचिन, अभी यहाँ तक प्रिंस ने पढ़ा, तुमने भी इसे 2 बार पहले पढ़ा है, ठीक है। अब मुझे उत्तर बताओ कि हिमनद कैसे बनते हैं? हिमनद कैसे बनते ना सर? हाँ, जमीन की ढलान पर ये पड़ते अत्यंत मदगति से नीचे की ओर खिसकती है, उसे हिमनद बनते हैं। एक्सीलेंट, परफेक्ट उत्तर ढूंढा तुमने, ठीक है। जमीन की ढलान पर से ये परतें अत्यंत मंद गति, तुमने मद गति का, मंद गति से नीचे की ओर खिसकती है, उनसे हिमनद बनते हैं। शाबाश सचिन, म्यूट करो। काजल पढ़ो। सर हाँ पढ़ो। भूजल जमीन पर पाए जाने वाले इन डालों के अंतरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है, उसे भूजल कहते हैं। हाँ, इस भूजल को काजल रुक जाओ। अब काजल उत्तर बताओ, प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न पहला, भूजल किसे कहते हैं? अभी तक जो भी तुमने पढ़ा उसमें उसका उत्तर है, बताओ भूजल किसे कहते हैं? भूजल किसे कहते हैं? भूजल के अंदर चट्टानों की परतों के माध्यम जमीन के अंदर भी प्राप्त पानी संचित होते हैं, उसे भूजल कहते हैं। गुड। चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है, उसे भूजल कहते हैं। शाबाश काजल। चौहान, ये लास्ट लड़का जिसके फोन पर लिखा हुआ राजूज आईफोन,
आयुष सिंह, आयुष आयुष अपना माइक और वीडियो शुरू करो। हाँ आयुष रेडी? यस। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है आयुष। ओके ठीक है, करण माइक ऑन करो। हाँ करण पढ़ो। इस भूजल को इस भूजल को कुओं तथा नलकूपों में से ऊपर उलीचकर उपयोग में लाया जाता है। बहुत से सरोवर कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है। पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। गुड। अब प्रश्न दूसरा है, जलावरण किसे कहते हैं? उत्तर बताओ। भूजल तथा वातावरण की वाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। ओके गुड। लेकिन तुमने ऊपर का ये छोड़ दिया ना कि जहां पर पृथ्वी पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम भी है ना, बर्फ, और जहां जहां पर पानी फैला हुआ है उसको भी मिलाकर, सिर्फ भूजल और वातावरण की भाप नहीं, 4 चीज मिलाकर। पहली चीज क्या? पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी, दूसरा हिम, तीसरा भूजल, और चौथा वातावरण की वाष्प। इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पृथ्वी का वातावरण कहते हैं। समझ में आया करण? हाँ सर। ओके माइक ऑफ करो। धन्यवाद बच्चों, आज के सत्र में यहीं तक। कल हम लोग अगले विषय की पढ़ाई करेंगे।